comes to styling, it is all your body type, nothing what is going in trend. पहला चीज दिमाग में यही होती है कि आपका बॉडी फिगर, बॉडी स्टाइल जो है, जिस टाइप की आपकी बॉडी है उस पर वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। जैसे मैं इस वीएम वाले डोमेन में एंटर होता गया, मुझे पता चला कि स्टोरी टेलिंग की एक ऐसा फील्ड है जिसमें यू कैन अनलीश योर क्रिएटिव स्किल्स टू द मोस्ट, एंड आप जितना बेस्ट सीख सकते हो वो यही एक एलिमेंट है। लेआउट कभी भी एक विजुअल मर्चेंडाइजर नहीं डिजाइन करता, प्लानोग्राम एक विजुअल मर्चेंडाइजर डिजाइन करता है। Okay. उस प्लानोग्राम में ये होता है कि कौन सा रैक कहाँ पे जाएगा और उस रैक पे क्या डिस्प्ले होगा। 13 वाला सेक्शन सबसे ज्यादा यूनिक है कि हम स्टोर में भी एक स्टोरी टेलिंग बनाते हैं जो आपके और शायद कस्टमर को रियलाइज भी नहीं होता कि वो कौन सी स्टोरी उस वक्त रीड कर रहा है और किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है। स्टार्टअप में आपको एक्चुअली में जितना सीखने को मिलता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि आप किसी एक एस्टेब्लिश्ड या वेल नोन ब्रांड में जाओगे वहां पर रोल फिक्स्ड होता है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट भी इतना नहीं है। यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू डू क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप रिस्क ले रहे हो, आप सक्सीड भी कर रहे हो, आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, हर चीज नहीं अच्छी लगती। आई पर्सनली थिंक क्रिएटिविटी का अगर सिनोनिम होगा तो रिस्क टेकिंग ही होगा। Our today's guest and a very dear friend of mine, Naman Arora, is a visual merchandiser. Once upon a time, Naman was preparing for CAT. But just 2 months before the exam, after preparing for almost 2 years, he quit and courageously decided to pursue this creative career. जब भी हम किसी high-end store में shopping करने जाते हैं, we are so smitten by the ambience and the presentation of everything. It's a visual merchandiser who creates that story and ambience for us. Naman is an alumnus of the fashion management program at NIFT Jodhpur. And after working for India's leading apparel store, Nicobar, he decided to start his own clothing brand, Because. So, in today's chat, we're going to dive deep into the back end of the fashion industry and learn all the responsibilities of a visual merchandiser, the course fashion management, and what all other career opportunities open after it, and especially what was going in Naman's head जब उसने अपना करियर चेंज करने का ये रिस्की डिसीजन लिया। कम लेट्स फिगर इट आउट। आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी। You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. हाय गाइस, मेरा नाम लक्ष्य अरोड़ा है और ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम नमन अरोड़ा है। मेरा बर्थडे 17 अक्टूबर को आता है, इनका बर्थडे 16 अक्टूबर को आता है। मैंने मेरी जॉब छोड़ के कुछ हटके करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमन ने भी अपना एमबीए छोड़ के एक बहुत ही हटके क्रिएटिव करियर चूज किया है। मेरी एक बहुत सीरियस हॉबी है विच इज डांसिंग। नमन की भी एक सीरियस हॉबी है विच इज डांसिंग। हम दोनों सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर से पास आउट है। हम दोनों एक साल कॉलेज में मिस्टर जेस्ट बने हैं। मुझे भी लड़कियां पसंद है, नमन को भी लड़कियां पसंद है, आई होप सो। मेरा जूते का नंबर 8 है और आई गेस नमन के जूते का नंबर भी 8 है और हमारे शहर भर के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो मेरा नमन से पहला सवाल यही है कि नमन तो मुझे कॉपी करना कब बंद करेगा यार? अब तो नहीं हो सकता यार, अब तो चलता रहेगा ही। तू जूते का नंबर चेंज कर ले। चलो, कॉलेज में यू वर डूइंग एमबीए और तू बहुत सीरियस था उसको लेके। तूने बहुत सारी कॉलेज में डांस प्रैक्टिसेस, इवेंट सब मिस करे बिकॉज, और तू बिल्कुल क्लास मिस नहीं करता था। और मैंने भी सेम कोचिंग ज्वाइन करी थी बट मैं बंक मारता था और फाइनली मैंने एमबीए ड्रॉप कर दिया। तो बट तूने बिल्कुल एंड पे 2017 में जब अटेम्प्ट से 2 महीने पहले तूने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूंगा और तूने फैशन मैनेजमेंट कोर्स चूज किया। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट और क्या प्रोसेस था ये पूरा चेंज का? हुआ ये था कि एक्चुअली मैं अपनी रिसर्च के साथ या मैं अपने प्लान के साथ रेडी नहीं था कि मुझे करना क्या है। जस्ट दैट कि चीज जो चलती आ रही है वही दिमाग में थी कि बीबीए के बाद एमबीए करना है, इंटरकनेक्टेड एंड ऑल्सो उस हिसाब से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, उस हिसाब से तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। बट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, नॉट गुड मार्क्स, ऑल एवरेज स्कोर्स इन ऑल दी एग्जाम्स। तो मेरे को था स्टार्टिंग से कि यार नहीं कुछ और साथ में देखते रहते हैं, इसकी प्रिपरेशंस तो चलती रहेंगी। तो उस टाइम पे मैंने 2-3 जगह और काउंसलिंग करी, सेमिनार्स अटेंड करे। सो आई गॉट टू नो अबाउट मोर अबाउट फैशन कोर्सेज एंड
फैशन एक्सपीरियंसेस दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो उसमें पर्ल एकेडमी के बारे में मुझे पता चला, तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार पर्ल एकेडमी जाके पता करके आ जाते हैं कोर्स के बारे में, क्या सीन है क्या है। आई कन्विंस्ड माय पेरेंट्स कि एमबीए की प्रिपरेशंस तो चल ही रही हैं, सो अलाउ मी टू गो टू दिल्ली एंड आई विल जस्ट गो एंड just research about this course and I'll come back and I'll give you the feedback that whether it's worth doing it or not. So they were like, okay, चले जा। तो मैं गया दिल्ली अपने फ्रेंड के साथ, हम दोनों ने कोर्स का पता किया। कोर्स वाज गुड, बट वो काउंसलर ने अपने मुंह से एक चीज बोल दी थी कि पर्ल कैन नेवर बी निफ्ट। आई वाज लाइक कि if pearl can never be nift, then why to go to pearl? Obviously you should go to nift। तो वहां से ही बस निकलने के बाद थोड़ा निफ्ट दिमाग में घुस गया था, तो निफ्ट का थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्या है निफ्ट एक्चुअली, ऐसा कि व्हाई इट इज अ ब्रांड नेम इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू फैशन डिजाइनिंग और एनी अदर फैशन एक्सवाइजी कोर्सेज। तो वो करते करते पता चला कि वहां पे मास्टर्स में एक प्रोग्राम होता है फैशन मैनेजमेंट करके। आई वाज लाइक कि यार मिल गए तो अपने को एसकेपी तो चाहिए था, एक एमबीए भी हो गया और जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है वो भी चीज मिल गई मुझे। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई फैशन, तूने यही कोर्सेज क्यों देखे, कि फैशन के कोर्सेज ही क्यों देखे, जब तू कह रहा है कि तूने और एक चीजें एक्सप्लोर करी साथ साथ एमबीए के। दूसरा, अंकल आंटी बहुत इजीली मान गए, उनका प्लान और तेरा प्लान बहुत क्लियर था बीबीए लेते टाइम भी कि भाई एमबीए ही करना है। एक्चुअली मॉम डैड के साइड से तो प्रेशर नहीं था, बट इट वाज लाइक कि मैं मतलब बेसिकली कहूंगा कि पेरेंट्स के साइड से भी प्रेशर होता नहीं है। इट्स जस्ट दैट you have to come with your plan, with your research, and you have to make them believe in your plan. तो जब तक एकदम strong and firm नहीं होता, तब तक कोई पेरेंट्स बिलीव नहीं करते अपने चिल्ड्रन पे या अपने बेटे पे कि ये चीज कर पाएगा। तो आई गेस वो चीज में मैं बहुत लैक कर रहा था, तो इसलिए दे वर लाइक कि अभी कुछ नहीं है तो एमबीए करो, एमबीए इज अ गुड कोर्स। एंड सेकेंडली इसी चीज में मैं ये ऐड करूंगा कि एमबीए इज लाइक अ बेसिक कोर्स, बेसिक इन द सेंस आई विल से नो रिस्क टेकिंग कोर्स। तो लगी जाएगी आज नहीं तो कल। तो यूजुअली पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं वो रिस्क लेने में। वो जिस जनरेशन से आए दे लाइक थोड़ा सेफ एंड सिक्योर होके चलते फ्यूचर पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एमबीए स्टार्टिंग से ही प्लान रहा था। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहता। नहीं मुझे लगता है वो लालची हैं। स्कूल टाइम से आई वाज लाइक कि कुछ कपड़े आपके वार्डरोब में ऐसे होने चाहिए जो कि किसी के पास नहीं हो। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस होता था। तो मैं उसी तरीके के कपड़े ढूंढता था मार्केट में, उसी तरीके के परचेज करता था और उसको फिर अपने तरीके से स्टाइल करके पहनता था। तो ये स्टाइलिंग, बाइंग, ये सब चीजें, मार्केट को थोड़ा देखना कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी मिल रही है, क्या है, व्हाट इज इन ट्रेंड, ये सब में मैं स्टार्टिंग से मेरा दिमाग बहुत चला करता था। तो आई वाज लाइक कि यार इस चीज में इतना दिमाग चलता है। और डांस के बाद एक्चुअली में यही मेरी दूसरी चीज थी जिसके अंदर मेरा इतना दिमाग चलता था। तो मेरे को था कि ठीक है यार, फैशन में अगर इतनी है सेंस तो कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो तेरा जो ये जो पैशन है इस तरफ की, मुझे कपड़ों की स्टाइलिंग, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? कब तुझे लगा फर्स्ट टाइम कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और इतनी बोल्डनेस कि हाँ मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा? ट्रेंड्स तो ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से रहता था कि एक ईगरनेस थी अपने अंदर की क्या चीज मार्केट में चल रही है यार, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप पे अच्छी लगे नहीं लगे, बस पता होना चाहिए। वो तो बात की बात है पहनने के बाद, क्योंकि हर इंसान का बॉडी टाइप बहुत अलग होता है। When it comes to styling, it is all your body type, nothing what is going in trend. पहला चीज दिमाग में यही होती है कि आपका बॉडी फिगर, बॉडी स्टाइल जो है, जिस टाइप की आपकी बॉडी है उस पर वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं लग रही तो ट्रेंडी हो, सब बेकार है, बुलशिट। तो वो चीज तो बहुत बाद में आती है। इट्स जस्ट दैट फॉर योर ओन ईगरनेस एंड फॉर योर ओन नॉलेज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन ट्रेंड राइट नाउ इन मार्केट, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। क्यूरियोसिटी, वो सब चीजें बहुत पहले ही अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट हो गई थी। एंड लास्ट 5-6 सालों में स्ट्रीट वेयर जो फैशन जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट फैशन, जो कि हमारा जितनी भी ये फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, H&M, Zara, यूनिक्लो, ये जिस चीज में काम करती हैं, तो इनका भी अगर हम देखें जो ग्राफ है जिस टाइम से इमर्ज होना स्टार्ट हुई है वो भी 5-6 साल का ही। 5-6 साल में इनने जितना ग्रो किया और जितना डेवलप किया उतना इन्होंने कभी नहीं किया।
उन सबका यही रीजन है। और आज से 5-6 साल पहले नो वन वाज, आई गेस, आई डोंट नो, तेरे को पता था कि यूनिक्लो करके एक ब्रांड भी है? नहीं, नहीं पता होगा आई गेस। बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे। उल्टा H&M भी जब 2016 में ही पता लगा कि ब्रांड है। ज़ारा का पता था, ठीक है, वो गर्ल्स के थ्रू पता था, बट H&M तो 2016 में पता चला। ये सारे मेजर जायंट्स हैं फैशन इंडस्ट्री के, फास्ट फैशन के। बाहर से बाहर इन लोगों को एक्चुअली में किंग माना जाता है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट फैशन, क्योंकि ये जितनी जल्दी फैशन को मार्केट के अंदर लेके आते हैं उतना कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेगमेंट नहीं ला पाता। So you have to be aware with it. Fast fashion is about making trendy clothes quick, cheap, and disposable. There are a lot of fast fashion retailers, but you know the big ones. Fashion Nova, Topshop, H&M, and of course, Zara. Yeah, fast fashion is popular because it's democratized high fashion, and they do that by knocking off designer brands at scale. So when she says those Balenciagas, the ones that look like socks, she's talking about these shoes, which cost about $800. So pretty soon Zara started selling these for $60. For $60, you could basically be a discount version of Cardi B. Fast fashion. Fast fashion is fashion now. Just look at this room tonight. Every brown dude here is officially brought to you by Zara. And I get why we love it. We want the feeling of luxury without paying full price. We want to look expensive-ish. तो तेरा क्या की जोन था जिसको तू देख के कर रहा था कि हाँ यार ये मुझे पसंद है? जो हमारा फैशन एडिटोरियल वाला सेगमेंट होता है, वो जिस तरीके से उस चीज को पोर्ट्रे करते थे, जिस तरीके से कंटेंट आता था फैशन का, मैं उस चीज में थोड़ा सा डीप डाइव जाता था कि सिर्फ फोटो ही ना देख के कि उसने क्या पहना है, कौन सी ब्रांड पहनी है, वो ब्रांड क्या क्या बनाती है, तो वो सारी चीजें मैं थोड़ी सी उसमें भी रिसर्च करता था। तो तब जाके मुझे, और ऐसा नहीं कि मुझे भी यूनिक्लो के बारे में पता था, मुझे तो तेरी भी बात पता चला है बट ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही पता चलती है आपको पूरा कंटेंट देख के कि क्या वो लोग चीज पहन रहे हैं, कहाँ से उसका इंस्पिरेशन आ रहा है, कौन उनके स्टाइलिस्ट हैं, वो किसके साथ काम करते हैं, उनने किन किन सेलिब्रिटीज को या किन किन लोगों को स्टाइल किया हुआ है। स्टाइल किया हुआ है तो उनके पब्लिकेशन वोग में हुई है, कॉस्मो में हुई है, जहाँ पे भी हुई है, तो वो सारी चीजें के बारे में थोड़ा पढ़ना वो अच्छा लगता था। और फैशन कंटेंट मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी था पढ़ने में। तो जैसे चैप्टर 1 में ना हमने क्यूरियोसिटी की बात करी कि जो आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप क्रिएटिव काम करते हो, क्रिएटिविटी आपकी चर्न होती है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जैसे तूने ये सब तुझे नहीं पसंद बट तू तेरी क्यूरियोसिटी फैशन में थी तो वो पढ़ रहा था। जैसे मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा फिल्म मेकिंग, फिल्म ट्रिविया और इन सब में थी। कंटेंट मतलब उसके पीछे कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा प्रोड्यूसर है, किस प्रोडक्शन हाउस से फिल्म को प्रोड्यूस किया, इसका राइटर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है। जैसे तू बता रहा है कि तूने ये सब चीजें एक्सप्लोर करी, मैं ये सब चीजें एक्सप्लोर करता था। फिर एडवर्टाइजिंग के काफी चीजें एक्सप्लोर करता था कि ये एड किसने बनाया है, कितनी तरह की कंपनीज हैं। तो वो नेचुरल क्यूरियोसिटी ही आपको क्रिएटिव बनाती है और आपको, अगर मैं आगे फर्दर बात करूं तो आपको क्रिएटिव प्रोफेशन में ले जाने के लिए बेस है। आफ्टर रिसर्च तुझे क्या समझ में आया कि व्हाट इज फैशन मैनेजमेंट, क्या करते हैं इसमें, और कैसे डिसाइड किया कि यार हाँ दिस इज द कोर्स दैट आई वांट टू डू? मैंने भी जो इस चीज की रिसर्च करी थी उसमें एक्चुअली एक बहुत बड़ा पाई चार्ट बना हुआ था, मुझे आज भी याद है इस कोर्स का। उस पाई चार्ट में लाइक एन नंबर ऑफ ऑप्शंस थे कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन गो इनटू रिटेल, ऑनलाइन बाइंग, एक्सपोर्ट हाउस, ई कॉमर्स। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल जो पूरा फैशन इंडस्ट्री कवर करती है। तो मुझे ये चीज लगा कि यार इस कोर्स में ये है कि अगर मैं ये कोर्स करके किसी भी एक चीज, कोई भी एक सेगमेंट चूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिटेल, एंड अगर मैं रिटेल परस्यू करता हूँ एंड मुझे वो चीज वहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मुझे वो पसंद नहीं आता, तो मेरे पास 6 या 7 और डोर्स है नॉक करने के लिए। लास्ट जब से कोर्स स्टार्ट हुआ था आई गेस 2008-2010 में, तब से काम ग्रो करके ये कोर्स पहुंच गया है। और आज फैशन इंडस्ट्रीज में इनफैक्ट जितनी भी बड़ी ब्रांड्स तेरे दिमाग में भी आ सकती हैं, एनी XYZ ब्रांड, उसके जो पीछे पूरा बैकएंड टीम बैठता है, 70% लोग यही कोर्स करके वहां तक आते हैं, सेम कोर्स। तो ये चीज जब मुझे पता चली थी तो मेरे को लगा यार इंडस्ट्री के अंदर लाइक अगर आपको किसी अच्छी मैनेजरियल पोजीशन तक पहुंचना है तो दिस इज द वन, यही तो कोर्स है वो। तो पूरा ओवरऑल ये रिसर्च करने के बाद लगा कि यार लेट्स टेक इट अ शॉट, जा सकते हैं इस चीज के अंदर। फैशन मैनेजमेंट कोर्स के अंदर तूने क्या सीखा, क्या सब्जेक्ट थे, क्या करिकुलम था, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीइंग देयर एट निफ्ट जोधपुर इन फैशन मैनेजमेंट?
जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में गए तो फर्स्ट सेमेस्टर इज काइंड ऑफ अ फाउंडेशन दैट निफ्ट बिल्ड्स फॉर यू बिकॉज इस कोर्स के अंदर आई गेस नॉट 90 बट 80-85% जो स्टूडेंट्स ये कोर्स परस्यू करते हैं वो फैशन बैकग्राउंड नहीं होते। अच्छा, वो उन्होंने हाँ, वो हमारी तरह ही या कुछ और करके नॉर्मल कोर्स करके कोई कोई इंजीनियर भी मिल जाएगा आपको, कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट मेरे जैसा भी मिल जाएगा, कोई आपको वहाँ पे आर्किटेक्ट करा हुआ भी मिल जाएगा। सो बहुत अलग टाइप के बच्चे आते हैं बट फैशन बैकग्राउंड से ज्यादा नहीं आते मैनेजमेंट में। तो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग सेमेस्टर। उसके अंदर सारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं फैशन के विच टॉट अस अबाउट टेक्सटाइल्स and how fiber to fashion actually how fiber जहाँ से yarns बनते हैं हमारे and yarns बन के जैसे वो प्रोडक्शन हाउसेस में आते हैं वहां से पूरा उसकी जो चेन होती है कैसे वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कैसे डिजाइन्स बनते हैं कैसे उसकी सैम्पलिंग होती है and वो पूरा प्रोसेस होके कैसे पैकेजिंग के बाद वो प्रोडक्ट जब मार्केट में ब्रांड्स के पास पहुंचता है तो वो पूरी चेन हमको फर्स्ट सेमेस्टर में उसका छोटे छोटे ग्लिम्पसेस दिए गए थे। ठीक है, हमने टेक्सटाइल कवर किया था, इकोनॉमिक्स कवर किया था उस टाइम पे एंड मैनेजमेंट काफी सब्जेक्ट्स थे हमारे, मार्केटिंग थी, फैशन मार्केटिंग, ओमनी चैनल रिटेलिंग थी क्योंकि ओमनी चैनल रिटेल इज इन बूम फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years. What is this? अगर थोड़ा डिटेल में बताएगा तो ओमनी चैनल रिटेलिंग। Omni channel is actually a cycle where you are connected with your online website and your retail stores. तो उसके अंदर पूरा कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स ये सब की एक चेन होती है जिसके थ्रू प्रोडक्ट ब्रांड से कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे हम लोग कई बार ज़ारा जाते हैं और हम देखते हैं कि यार मुझे ये एम साइज में चाहिए बट एस अवेलेबल है, एक्सएल अवेलेबल है, तो लोग फटाफट कहते हैं कि इसका बारकोड स्कैन कर ले और वेबसाइट पे चेक कर ले कि ये चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है क्या तेरा साइज। तो मैं अब और ऑफन ऐसा होता है कि वेबसाइट पे पहले से डिस्काउंट शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो ऑफलाइन शुरू होते हैं। तो अब एज अ कस्टमर मेरे पास ज़ारा का ऑफलाइन स्टोर भी पास में है और मैं वही सेम चीज़ वही सेम मटेरियल ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता हूँ। क्या थोड़ा सा मतलब am I coming nearer to what you are explaining? Exactly, इस चीज का लिंक है। ओमनी चैनल नाम से पता चलता है when one or more channels are interconnected. That is called omni channel. So उसमें आपने ऑनलाइन चैनल और ऑफलाइन चैनल को इंटरकनेक्ट जहाँ कर दिया to give customer that product that shopping experience that is called basically omni channel, nothing else. आज ज़ारा के फॉर एग्जांपल किसी सिटी के अंदर 3 आउटलेट्स हैं, तो किसी आउटलेट पर गया, तूने बोला कि मेरे को इस शर्ट में मुझे एम साइज चाहिए, एम इज नॉट अवेलेबल इन दैट स्टोर बट इट इज अवेलेबल इन सम अदर स्टोर। तो वो स्टोर ही तेरे लिए वहां ऑर्डर प्लेस कर देगा, दैट इज कॉल्ड एन एडवांस ऑर्डर बेसिकली, जिसका तू पेमेंट वहां पे कर देगा एंड 2 दिन के अंदर या 1 दिन जितना भी उनका डिलीवरी पीरियड होता है वो उस स्टोर से तेरे पास पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। हाउ दिस चेन इज कनेक्टेड। और अगर वहां नहीं होगा तो वो ऑनलाइन वेयर हाउस में ऑर्डर प्लेस हो जाता है और वो वेयर हाउस के थ्रू तेरे पास आ जाएगा। So this is how that cycle is working. So that is called omni channel कि तूने कोई एक चैनल ऑप्ट किया पर किसी दूसरे चैनल में इंटरकनेक्ट होके तेरे तक वो कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस और वो प्रोडक्ट पहुंचाती है। Got it. That is in basic language called omni channel. चूज करने का मेरा एक और रीजन भी ये था और वो चीज मैंने वहाँ एक्सपीरियंस भी करी, दैट इज कि निफ्ट इज कनेक्टेड विद आर्टिशंस। हमारे इंडिया में आर्टिशंस हैं जो वीविंग करते हैं एंड यार्न्स बनाते हैं, यार्न डाई करते हैं, स्मॉल जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, स्मॉल ग्रुप आर्टिशंस या जिनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। सो निफ्ट इज लाइक अ हेल्पिंग हैंड फॉर दैट कम्युनिटी एंड वो उनके लिए काफी एग्जीबिशंस एंड काफी सपोर्ट करता है उस कम्युनिटी को। तो आपको उस कम्युनिटी को का काम देखने को, सीखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलता है ड्यूरिंग योर निफ्ट जर्नी। उसमें काफी हमारी इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं इसमें जिन्हें हम क्लस्टर्स बोलते हैं निफ्ट के अंदर। जैसे जोधपुर मेरा लेने का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये था कि हम जितने भी क्लस्टर्स थे वो सब जोधपुर सिटी में होते थे। जोधपुर इज नोन फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग, तो सारे क्लस्टर्स यहाँ पे मतलब इतने बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो कि जोधपुर से ही एक्सपोर्ट करके चीजें बाहर भेजते हैं। पॉइंट ये सब हमको वहां जाके पता लगा कि फैब इंडिया, रिलायंस, ये सब जितने भी ब्लॉक प्रिंटिंग कुर्तीज आती है वुमेन्स के, ये सब तो जोधपुर में हो रहा है। सही है। वो भी छोटे से गांव के अंदर। तो तब आपको पता चलता है एक्चुअली में कि
आप जो चीज़ एक शोरूम में देख रहे हो और आप वही चीज़ जो अपने सामने बनते हुए देख रहे हो, उसमें कितना फ़र्क होता है। वो जो प्राइस टैग लग जाता है उस चीज़ में, जो आपके सामने बनता है, सही कह आप रहा है। हाँ। इमेजिन कर पा रहे हो कि हार्डली इसका कितना ही प्राइस होगा और जब उसपे शोरूम में जाके पैकेजिंग होगी, जो उसमें प्राइस टैग लगता है, ब्रांड वैल्यू जब जुड़ जाती है, तो वो डिफरेंस आपको वहाँ पता चल जाता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड वहाँ हाँ। आपको रियलाइज़ भी होता है कि दीज़ आर्टिसंस आर एक्चुअली नॉट गेटिंग व्हाट दे डिज़र्व बिकॉज़ ब्रांड उसको जिस मार्जिन पे बेचती है एंड ये आर्टिसन से वो जिस मार्जिन पे प्रोक्योर करते हैं, दैट इज़ अराउंड 200%। और क्लस्टर्स में एक और एडवांटेज होता है, यू गेट टू नो अबाउट द फाउंडेशन कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है। लाइक हमें भी नहीं पता थी ये चीज़ कि मतलब मुझे तो नहीं पता था निफ्ट आने से पहले कि टाइम डाई कैसे होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ देखी, इनफैक्ट हमने करी भी हैं अपने हाथों से और वो आपको करने देते हैं। दे गिव यू सैंपल फैब्रिक क्लॉथ, आप उसपे ब्लॉक्स लेके और आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जब वहाँ करी तो इसका एक अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप मेन जो चीज़ है वो तो पढ़ ही रहे हो, प्लस यू आर कनेक्टेड विद द रूट्स। ये चीज़ इवॉल्व डेवलप कहाँ से होके जा रही है आगे तक। तो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। तो इन एंड वहाँ आउट पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और आपका पूरा पूरा करिकुलम भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। है। एग्जैक्टली, सो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट, क्योंकि यूजुअली हम बाकी जितने भी कोर्सेज में देखते हैं थ्योरेटिकल, आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते रहते हो, उसके 15 मिनट बाद भी आपको कुछ आइडिया नहीं होता किस चीज का पेपर था और ये क्या हमको आगे काम करेगा, सही क्या बात फायदा है, होगा। सही बट बात जब है। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो उस ब्रांड के साथ तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। प्लस आई थिंक कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड हो जाता है, जो मेरा हो गया था मैंने जब स्टार्ट किया था। तो क्योंकि हम लोग पूरा थ्योरेटिकल और सब्जेक्टिव नॉलेज और पेपर उन सब वाले माइंडसेट से ही गए थे, बट वहां जाके पता चला कि इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, अपना आइडियाज पिच करो, कैसे उस ब्रांड के साथ काम किया, सब कुछ। बस आई रिमेम्बर फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट में बहुत ही वहां पे भी ह्यूमिलेटेड फील हुआ था, बट थर्ड सेमेस्टर से टच वुड इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि I got good marks and one of the बेस्ट प्रेजेंटर के भी मेरे को 2-4 बार टैग्स मिले हैं क्लास के अंदर असाइनमेंट्स के लिए, सो इट वाज गुड। फिर हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज कंप्लीटली योर समर इंटर्नशिप, जिसमें हमको एक ब्रांड चूज करनी होती है एंड उस ब्रांड के अंदर एक डोमेन चूज करना होता है जिसके अंदर हम वो इंटर्नशिप करेंगे। तो उस ब्रांड में एक्चुअली वहां से मैंने मेरी वीएम की जर्नी स्टार्ट हुई थी विजुअल मर्चेंडाइजिंग की, बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर में आई रिमेम्बर हमारा जो लास्ट जूरी थी दैट वाज ऑफ आई गेस रिटेलिंग एंड उसमें हमको एक ब्रांड लेनी थी। सो माय ग्रुप लाइक देयर वर सम 4 पीपल एंड आई वी टुक गुड अर्थ, एंड गुड अर्थ का बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोर है जोधपुर के अंदर। इट्स अ मस्ट विजिट स्टोर क्योंकि इतना अमेजिंगली उसको वहाँ के जोधपुर के कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से उसको बिल्ड और उसका लेआउट डिजाइन किया गया है। सो हमने वो ब्रांड लिया था एंड उसमें उसका एक्चुअली विजुअल मर्चेंडाइजिंग ही हमारा टॉपिक था एंड वहां से मेरे को आइडियाज आना स्टार्ट हुए थे कि व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग, एंड वो सीट जो था वीएम का वो वहाँ शो हुआ था माइंड के अंदर। सो आफ्टर दैट जूरी सॉरी मैं तो कट कर रहा था, बट अपन ना वीएम को एक बार थोड़ा और तरीके से डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से कि वीएम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल मर्चेंडाइजिंग? विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द बहुत बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो इट्स the look and feel of the store. It's the first impression actually that store creates in a customer's mind. Whether a customer is standing outside the store or whether the customer steps in inside the store. तो जब भी कस्टमर किसी स्टोर के बाहर से निकलता है और वो स्टोर की विंडो जो फसाड होता है उसको देखता है, उसके दिमाग में कुछ चलता है। वो जो दिमाग में कुछ चलता है वही कस्टमर के माइंड को पुश करता है कि वेदर कस्टमर शुड गो इनसाइड दैट स्टोर और शुड जस्ट वॉक अवे। तो हमारा काम यही होता है कि कस्टमर ने जब उस फसाड को देखा, उस विंडो को देखा, तो इट शुड बी दैट मच अट्रैक्टिव कि वो कस्टमर के माइंड में उसको पुश करे कि नहीं यार एक बार स्टोर में विजिट कर ही लेते हैं, क्या अच्छा लग रहा है बाहर से देखने। ऐसा हम लोग यूजुअली बोलते भी हैं। तो that is the first impression that a store makes, a brand makes while interacting to the customers. And store के अंदर जब हम step in करते हैं तो store में जो पूरा look and feel होता है store का, पूरा layout होता है store का, पूरा design होता है, merchandise planning होती है, कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, कौन सी चीज किधर रखनी है,
किस प्रोडक्ट को किस सेगमेंट के साथ या किस दूसरे प्रोडक्ट सेगमेंट के साथ रखना है, टू डू क्रॉस मर्चेंडाइजिंग एंड टू गो फॉर अपसेलिंग। क्योंकि कस्टमर माइंड में एक क्या है, एक बजट लेके आता है when they are coming to shopping कि यार इतना ही स्पेंड करेंगे। बट अगर आपने कस्टमर के उस बजट को एक्सीड कर दिया, अपसेलिंग हो गई, तो इट्स अ विन सिचुएशन, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। आपने स्टोर में भी उसको अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया और आपने कमर्शियली भी उसकी जो बजट था आपने उसको एक्सीड करा दिया। तो अपसेलिंग करने के लिए आपको क्रॉस मर्चेंडाइज करना पड़ता है। क्रॉस मर्चेंडाइजिंग इज आप किसी एक प्रोडक्ट सेगमेंट के साथ किसी दूसरी प्रोडक्ट सेगमेंट को ऐसे मिक्स कर रहे हो कि वो एक पूरा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो कस्टमर दिमाग में बाय करने तो एक ही प्रोडक्ट आया था, लेकिन जब उसने वो पूरी स्टोरी देखी, इज लाइक यार ये तो पूरा ही लेना पड़ेगा साथ में, ये लेंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। तो वो आपने जो स्टोरी उसको दिखा दी और वो उसको प्रेजेंट कर दिया, अगर वो कनेक्ट हो गया कस्टमर से, तो it's a win-win situation. So that is called cross merchandising, to display one or more category of merchandise together and to create a story. Nice. तो ये हमारा मेजर काम होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, क्योंकि प्रोडक्ट तो देखो डिस्प्ले कोई भी कर सकता है, बट किसी और सेगमेंट के प्रोडक्ट को आप प्राइमरी सेगमेंट के प्रोडक्ट के साथ कैसे मर्ज कर रहे हो, कैसे ब्लेंड कर रहे हो कि वो पूरा एक सेट लगे, दैट इज योर क्रिएटिविटी एंड दैट इज योर टेक। वो आपको उस हिसाब से करना पड़ता है। That's where the creativity comes in. Exactly. So whether it's apparel or it's home category products or it's accessories, you have to build a connection and you do have to do some cross merchandise, because that is the only, I guess, key player for the retail stores, because आज के time पे and especially after COVID, people are shifting to more online categories, online shopping and everything. People don't prefer much to go to the stores, but if they are coming to the store, so the customer should get that experience that they are not getting on the online websites. तभी वो customer store पे आएगा. So that is the role where visual merchandisers come and they play that role. तो दो चीजें मैं यहाँ पे एड्रेस करूंगा। क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे इसके बाद। उससे पहले ये चीज थी कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर मैं दिमाग लगाऊं तो एक मैनिक्विन हो गया, कपड़े हो गए जो स्टोर में पड़े हैं, तो क्या तुम्हें मतलब स्टूल कहाँ लगेगा, शीशा कहाँ लगेगा, तुम आर्किटेक्चर स्टोर तो बना हुआ है ना, तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स तुम लोग लगेगा, स्टूल कहाँ लगेगा, शीशा कहाँ लगेगा, वो चीज विजुअल मर्चेंडाइजिंग में नहीं आता ऑनेस्टली। वो स्टोर लेआउट में आता है। स्टोर का लेआउट कभी भी एक विजुअल मर्चेंडाइजर नहीं डिजाइन करता, प्लानोग्राम एक विजुअल मर्चेंडाइजर डिजाइन करता है। उस प्लानोग्राम में ये होता है कि कौन सा रैक कहाँ पे जाएगा और उस रैक पे क्या डिस्प्ले होगा। तो प्लानोग्राम इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड टू सी कि हमने कौन सा, इट्स अ काइंड ऑफ मतलब जैसे हम वो देखते हैं ना हमारा स्टोर का लेआउट, नक्शे जो बने होता है, मैप, स्टोर मैप, वैसा ही होता है प्लानोग्राम, जिसको हम ऑनलाइन बनाते हैं। एंड उसमें आप देख सकते हो कि कौन सा रैक हमने कहाँ पे रखा है, उस एरिया की सेल्स पर स्क्वायर फीट कितनी है, अगर वो चीज वहां पे काम नहीं कर रही तो हम इसको और कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक मैप होता है हमारे दिमाग के लिए कि हम देख सके कौन सी चीज कहाँ पर है। एग्जाम्पल देगा। और प्लानोग्राम तब बनता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड ने अपना एक स्टोर नया लॉन्च किया, अपना एक स्टोर डाला मार्केट में, एंड स्टोर लेआउट जो है वो तो पूरा जो उनकी आर्किटेक्ट्स और जो भी होते हैं परचेज डिपार्टमेंट वाले या जो भी एडमिन होता है, वो लोग सब डिसाइड करते हैं बजट के अकॉर्डिंग, एंड वो स्टोर का पूरा लेआउट बन जाता है। अब लेआउट रेडी हो गया, अब उसके अंदर कौन सा रैक कहाँ पे आएगा, उस रैक में क्या डिस्प्ले होगा, कैश काउंटर कहाँ पे आएगा, ट्रायल रूम्स कहाँ पे आएंगे, ट्रायल रूम्स के सामने कौन सा रैक आएगा, और एवरीथिंग जो एक स्टोर के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, मैनिक्विन्स किस तरफ रखे जाएंगे, आइलैंड टेबल कहाँ पे होगी, और जो हमारे इम्पल्स बाइंग सेक्शंस होते हैं जिसको हम कैश काउंटर के आसपास रखते हैं, वो किस तरफ होंगे जिससे वो कस्टमर के विजन में आए, फोकल पॉइंट एरियाज कहाँ पे होंगे, वो सब हम प्लानोग्राम में डिजाइन करते हैं। दैट्स आवर जॉब। जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का बैक एंड पार्ट है, दैट इज डिजाइनिंग दोस प्लानोग्राम्स। कमिंग टू द स्टोरी टेलिंग पार्ट, तूने एक बहुत अमेजिंग चीज बोली यहाँ पे कि स्टोर के लुक एंड फील में भी स्टोरी टेलिंग है।
तो जब तूने ये बात मुझे पहली बार कॉल पे बोली थी तब भी, और उसके बाद मुझे तुझे फिर से एम्फेसिस कर रहा हूँ इस बात पे कि विजुअली तुझे ये कैसे समझाया गया कि यार ये भी एक स्टोरी टेलिंग है, जो तूने इसको बात करी। ये बहुत अमेजिंग है कि आप सोच सकते हो कि अच्छा कोई राइटर है वो स्टोरी टेलर है, कोई वीडियोग्राफर है तो वो स्टोरी टेलर है, कोई फैशन डिजाइनर है तो वो एक कैन, जैसे मुझे समझाया मेरे जो गेस्ट है और भी जो फैशन डिजाइनिंग में, कि भाई जो आप समझो कि जो मॉडल है जो हम मेट गाला में देखते हैं, दैट्स लाइक अ कैनवास, और उस पे फैशन डिजाइनर ने अपनी पेंटिंग तैयार करी, एक स्टोरी टेलिंग करी है, उसका फिर एक रेडी टू वेयर बाद में बनाया जाएगा। तो आई सेड ओके फाइन। तो लेकिन सब चीजों में मैं एक एक करके पैटर्न देख रहा हूँ कि ओके एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, दैट्स व्हाई मैंने डिजाइन किया कि लास्ट एपिसोड स्टोरी टेलिंग के बारे में होना चाहिए, दैट एवरीथिंग दैट यू क्रिएट इज टू टेल अ स्टोरी। बट तेरा वाला सेक्शन सबसे ज्यादा यूनिक है कि हम स्टोर में भी एक स्टोरी टेलिंग बनाते हैं, जो आपके मेंट, और शायद कस्टमर को रियलाइज भी नहीं होता कि वो कौन सी स्टोरी उस वक्त रीड कर रहा है और किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो हाउ अमेजिंगली दैट, मतलब तू उसका कुछ एग्जांपल दे सकता है कि कैसे वो बनती है, या जैसे तूने वो बताया प्लान तुम करते हो, दैट्स अ टेक्निकल पार्ट, बट हाउ डू यू लर्न अबाउट दिस? मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ स्टोरी टेलिंग का कि हम लोग स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं। स्टोरी टेलिंग भी एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए जितने एलिमेंट्स है ना ये बेसिक होते हैं, आप किसी भी ब्रांड में चल जाओ ये सारे एलिमेंट्स काम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यही एलिमेंट्स कंबाइन होकर विजुअल मर्चेंडाइजिंग बनाते हैं। ठीक है। बट स्टोरी टेलिंग एक ऐसा एलिमेंट है इन सब में जो हर ब्रांड में डिफर मतलब डिफरेंशिएटेड है। हर ब्रांड उसको अलग तरीके से, इस ट्रम्प कार्ड है ये, और अलग तरीके से देखती है इस ट्रम्प कार्ड को। बिकॉज़ हर ब्रांड का अपना थीम भी है, अपना खुद का भी कम्युनिकेशन है जो वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू पोर्ट्रे करती है, कम्युनिकेशन है, खुद की ब्रांड इमेज है, वो उस अकॉर्डिंग वो स्टोरी टेलिंग वाले पार्ट को के साथ वो खेलती है। दो तरीके से होती है स्टोरी टेलिंग। एक तो कोई आपका नया कलेक्शन लॉन्च है, अब उस कलेक्शन लॉन्च के अंदर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा मर्चेंडाइज आ रहा है जिसके अंदर एक स्टोरी इन्वॉल्व है, एक हिडन स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल मैं जब निकोबार में गया था तो उनका एक कलेक्शन लॉन्च हुआ था वहां पे, एंड दैट कलेक्शन वाज तीस्ता। उस कलेक्शन के अंदर, तीस्ता इज अ रिवर नेम, रिवर के ऊपर वो चीज रखी गई थी, एंड उस कलेक्शन के अंदर उनका एक बहुत छोटा सा एक प्रोडक्ट लाइन थी, 3-4 प्रोडक्ट्स है जो ब्लॉक प्रिंटिंग के ऊपर थे। अब ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ स्टोरी, एक हिडन स्टोरी होती है उसके पीछे आर्टिशंस की, जो आर्टिशंस ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, दाबो प्रिंटिंग करते हैं, उससे पूरा प्रोसेस होता है। तो फिर हमको वो चीज एनालाइज करनी होती है कि क्या यार ये स्टोरी हम पोर्ट्रे कर सकते हैं इस कलेक्शन लॉन्च के साथ, क्योंकि हर लॉन्च में एक नया विंडो सेटअप होती है, स्टोर का जो बाहर फसाड में विंडो होती है उसमें हर लॉन्च में हमको वो चेंज करनी होती है। वो कोई भी ब्रांड है वो चेंज करता है हर। ठीक है। तो अब वो हमारे ऊपर होता है कि हमको वो स्टोरी पोर्ट्रे करनी है, कस्टमर को नहीं करनी। तो हम कभी उस चीज को, अगर हमको लगता है कि यार ये डॉट्स कनेक्ट करेगा और ये हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट्स आए हैं उस कलेक्शन के अंदर, तो उसको सेल करने में काम आएगा कमर्शियल एंगल से। बस क्रिएटिव एंगल से तो स्टोरी टेलिंग इज बेस्ट, बट हमको कमर्शियल एंगल भी तो देखना है। क्या पता हम वो चीज ना करके कुछ कमर्शियल और कोई विंडो बनाए विद सम समर्स में आ रहा है तो कलरफुल और एक समरी लुक में ब्रीजी सिलुएट्स, तो वो सेल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो हो सकता है ज्यादा बिक जाए, फिर स्टोरी टेलिंग क्यों करेंगे। तो इट्स लाइक आपको सोचना होता है कि वो स्टोरी टेलिंग करना क्या उस जो प्रोडक्ट लाइन आई है उसके लिए वर्क है या नहीं है, वो काम करेगा नहीं करेगा, तो उसमें भी एक छोटा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। हमने विंडो के अंदर दाबो प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है विद आर्टिशंस के पिक्चर्स, उसके बड़े बड़े कैनवास प्रिंट कराए थे। अच्छा। और पूरी विंडो में कोई मैनिक्विन, नो मैनिक्विन विंडो, क्योंकि यूजुअली बहुत कम देखने को मिलता है ब्रांड्स में, सिर्फ बड़े बड़े कैनवास हैंग हुए थे ऊपर से, और उसमें पूरा उनका प्रोसेस और आर्टिशंस की पिक्चर थी। सही है। तो काफी हाई रिस्क लिया तुमने, मैनिक्विन्स वगैरह सब हटा दिए जो विजुअली आपको कपड़े दिख भी नहीं रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपको कपड़े भी नहीं दिख रहे कि उस कलेक्शन में क्या है, आपको सिर्फ स्टोरी पता चल रही है कि इस कलेक्शन में एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन आई है जिसमें दाबो प्रिंटिंग हो रही है। वो चीज अट्रैक्टिव इसकी वजह से कि आप किसी मॉल के अंदर हो, सारी ब्रांड्स की आप विंडो देख लो, सब में मैनिक्विन्स है, एक स्टोर है जिसमें मैनिक्विन्स ही सिर्फ कैनवस रोल अप होके हैंग हुए हुए, तो कस्टमर थोड़ा तो वो होता है कि यार ऐसा क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसा क्या है, मे बी वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये एंगल होता है स्टोरी टेलिंग का कि आप कलेक्शन लॉन्च में कोई एक प्रोडक्ट लाइन आई है जिसकी कुछ हिडन स्टोरी है, वो कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो। और दूसरा होता है स्टोरी टेलिंग प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट के साथ स्टोरी टेलिंग ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे
आप लोग घर में, हम लोग शाम को चाय पीते हैं, ठीक है? तो वही चाय की ट्रे बनती है जो हमारी मम्मी लेके आती है। ठीक है। उस ट्रे में क्या क्या होता है? 4 कप होते हैं फॉर एग्जाम्पल, 4 टी प्लेट्स होती हैं, ठीक है? ठीक है। 2-3 नट बोल्स होंगे जिसके अंदर हम नट्स या नमकीन या बिस्किट्स रखते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये तो एक बेसिक चीज है दिमाग में कि चाय पीने हम बैठे, हमको ये तो होता ही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं वाइब से या किसी एक स्टोरी से इन द सेंस किसी एक ये तो एक हमारी इनर पिक्चर हो गई। अब हमको आउटर पिक्चर पे जाना है। आउटर पिक्चर में हमको वो वाली चीजें देखनी है कि हम एक कस्टमर को फील दे सकें। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स देखते हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। ये मैंने डिस्प्ले कर दिया, मैंने एक ट्रे ले ली निकोबार की, उसमें मैंने कप्स लगा दिए, मैंने टी प्लेट्स लगा दी, मैंने बोल्स लगा दिए, तो ये एक टी स्टोरी बन गई। अब ये तो कोई भी ब्रांड कर देगा, ये तो बेसिक चीज करते हैं। स्टोरी कहाँ बनाई है आपने? यहाँ से स्टोरी टेलिंग अब स्टार्ट होगी। अब आप क्या करोगे, आप 2 वास ले आओगे, ठीक है। आपने फ्लावर्स डाल दिए, आपने वास रख दिया, ठीक है? इसके अलावा आपने कप्स की जगह फॉर एग्जांपल कुल्लर्स रख दिए, इसके अलावा आपने उसमें टी स्ट्रेनर रख दिया। तो ये सारे वो प्रोडक्ट लाइन है जो निकोबार बनाता है, उस अकॉर्डिंग वो स्टोरी बनेगी। तो आपको कस्टमर को एक वो पूरा आप ऐसा तैयार करके दे रहे हो कि शाम को जब वो रिलैक्स होकर अपने लॉन में बैठता है तो वो पहले ये थ्रो बिछाएगा, ये वास रखेगा, इसमें प्लांट्स डालेगा वो, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर वो अपनी टी प्लेट में ये सारी चीजें आएंगी, टी स्ट्रेनर्स होगा, एवरीथिंग। अब बस उसको पूरा एक वो स्टोरी बना के दिखा दी हमने कि ये है आपका शाम की टी स्टोरी। ऐसे आप बैठ के इसको पूरा ऐसे कंज्यूम करोगे सारे प्रोडक्ट्स के साथ विद यूजेस कि उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वो तो पता चले, थ्रो काम क्या आ रहा है। तो उस हर एक चीज उस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसकी यूटिलिटी के साथ आप वो पोर्ट्रे करते हो इमेज। So there was a book by Seth Godin who talked about this, and there was a beautiful line that initially everybody was just focused on sales, which is like final numbers. कि कितना बिक गया, how many units did I sell? Marketing is actually about did you help the customer? And that's like a completely different way of looking at it. So you have to, in order to help somebody, and if you reverse engineer it, you cannot help somebody without understanding them. You can't understand them without knowing them. If I have an iPhone and I'm trying to sell it to somebody, I'll be just saying, okay, you know, iPhone 12, so much so I'm giving it to you for 60,000. But if I want to market a phone to Tanmay, I will immediately start talking about his vlogs. Now that is something that hits him directly. It will not apply to most people. But I will ask him about all the times when he had a moment with his friends and he would have wanted to record it. But then he never had the opportunity to record it in LiDAR scan and augmented reality. But what if his vlogs start having augmented reality? What if you can have chat as an augmented reality on his phone and you can just put chat anywhere in the room? This is something that Tanmay has never thought of, but I can sell the phone to him with this, and that is marketing. ऐसे हम वो स्टोरीज क्रिएट, हमको भी सोचना पड़ता है कि कस्टमर यूजुअली अपनी रूटीन में करता क्या है, इससे वो कनेक्ट ला सके, वरना वो डॉट से कनेक्ट नहीं होता। आपने स्टोरी बना दी, कस्टमर को समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो आप वो सोचो कि पहले कस्टमर अपने पूरे रूटीन में, अपनी पूरी डे लाइफ में वो कर क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जो उससे कनेक्ट हो सकती है। तो हम वो फिर सोचे कभी टी स्टोरी, कभी कुशन स्टोरी, कभी बार स्टोरीज, ऐसे हम वो क्रिएट करते हैं। वो तो एनी काइंड ऑफ सेल्स इज रिलेटेड टू कस्टमर बिहेवियर। बेसिकली आपको कंज्यूमर बिहेवियर तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप सेल्स करते हैं। बिल्कुल। कोर्स से निकलने के बाद हाउ वाज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर, और आगे क्या क्या इसमें स्कोप खुलता है? मतलब प्रोफेशनल लाइफ कैसी गई तेरी फ्रॉम डे 1 टिल नाउ, एंड व्हाट्स द फ्यूचर दैट यू सीक? कि अगर कोई देख रहा है एपिसोड और वो देखता है कि मैं ये कोर्स करता हूँ, तो व्हाट विल बी माय प्रोफेशनल लाइफ, what he she can expect from fashion management as a course and visual merchandising as a field? Basically मैं जिस फील्ड में हूँ that is a creative job, it's a creative field, and creative fields के अंदर क्या होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो मैं अभी तक 3 कंपनी का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, इन तीनों कंपनीज में ये चीज वेरी हुई है। आई स्टार्टेड विद शॉपर स्टॉप। हमारा मतलब बेसिकली जितनी भी ऐसी ब्रांड्स होती हैं, शॉपर स्टॉप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, सेंट्रल हो गया, तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है। सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर अ फ्लोर वॉक, जिसमें आप आते ही
अपने आउटलेट का हाइजीन देखते हो, विच इज कॉल्ड पीएम हाइजीन, कि हर स्टोर इतना टिप टॉप लग रहा है कि कस्टमर को हम कस्टमर एंट्री हम दे सकते हैं, कस्टमर को स्टोर ठीक दिखे। ऐसा नहीं है कि होल्डिंग कहीं खराब हो रही है, कस्टमर कोई मर्चेंडाइज गिरा हुआ है, एंड तो उससे एक नेगेटिव ब्रांड इमेज स्टोर की भी और ब्रांड की भी पोर्ट्रे होती है कस्टमर। तो इनको पूरा हाइजीन चेक करना। उन लेंस में क्या होता है, हम एवरी 7 days आफ्टर अ वीक हम लोग मैनिक्विन्स के गारमेंट्स चेंज करते हैं, एंड हम लोग जो उस गारमेंट को हम पहनाते हैं मैनिक्विन्स को, उसमें एक नंबर होता है दैट्स कॉल्ड SKU, SKU। तो हम उस नंबर को का जो नंबर है उसका हम ले लेते हैं उस नंबर को, और हम अपने सिस्टम में फीड कर देते हैं। उससे हम ये ट्रैक करते हैं कि उस एक हफ्ते के ड्यूरेशन में जब तक वो गारमेंट मैनिक्विन पे रहा, उसकी कितनी सेल हुई है। उससे हमको भी पता चलता है कि हमारी क्या ग्रोथ है, और हम उस मैनिक्विन को उस गारमेंट के अलावा जो जो चीज पहना रहे हैं, हम लेयरिंग कर रहे हैं, हम बॉटम दे रहे हैं, हमने कोई बैग दे दिया साथ में, या कोई कुछ मैनिक्विन के फुट होते हैं तो हमने शूज दे दिए, या साथ में ट्रॉली बैग रख दिया टू क्रिएट एयरपोर्ट लुक। तो हर एक चीज का स्क्यू हम अपने सिस्टम में रखते हैं जस्ट टू ट्रैक कि वो उसके नंबर्स क्या आ रहे हैं, कितनी सेल हो रही है उस चीज की। तो ये एक बेसिक रूटीन होता था वहाँ पे। नेक्स्ट इंटर्नशिप तेरी दिल्ली में थी आई गेस, यूसीबी में। नेक्स्ट इंटर्नशिप मेरी गुड़गांव में थी, जो मैंने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट किया था, और टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्चुअली इन स्टोर कम्युनिकेशंस। क्या इम्पोर्टेंस है इन स्टोर कम्युनिकेशंस की, जो ब्रांड अपने साइट से कम्युनिकेट करती है कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस में। उसमें ये सब था, जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो, वहाँ स्क्रीन लगी होती है, टीवी स्क्रीन है, उस पर कुछ प्ले हो रहा होता है, साइनेजेस होते हैं इतने सारे, ओके। या फिर हम प्रोडक्ट जो हमारा डेनिम आती है, जैसे डेनिम इज सस्टेनेबल, वो 100% सस्टेनेबल टेक्निक से बन के आई, तो उस पर सस्टेनेबल के टैग्स होते हैं। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं जो ब्रांड कम्युनिकेट करते हैं कंज्यूमर्स को, ये सब बताना चाहती है वो। स्टोरी टेलिंग भी इसमें आ गई। अगर हमने स्टोर में कुछ स्टोरी टेलिंग करी है तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ब्रांड या पोर्ट्रेट कम्युनिकेट करना चाहती है। मेरा प्रोजेक्ट इसमें ये था कि कितने लोग हैं ऐसे जो इस चीज को देखते हैं, एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोर में क्या कम्युनिकेशन हमको मिल रहे हैं ब्रांड की साइड से, और कितने लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, कितने लोग उसको इग्नोर करते हैं, कितनों के लिए वो फायदा नहीं है। तो दिस वाज माय प्रोजेक्ट। पहली चीज ये, इस चीज पे कोई प्रोजेक्ट हुआ नहीं था पहले। मेरे को कोई ऐसा टॉपिक चाहिए था जिसपे इससे पहले जितने वीएम प्रोजेक्ट्स हैं वो इस पर नहीं हुए हो, कुछ नया चाहिए था। दूसरी चीज, इन स्टोर कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है, कंपनी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ देयर मनी एंड टाइम इन इट। अगर वो लोग देख ही नहीं रहे, आप तो इतना लगाने का क्या फायदा हो। या फिर आप उसको थोड़े क्रिएटिवली लगाओ कि कस्टमर लोग कोई देखे तो सही उस चीज को, जब आप इतना पैसा लगा रहे हो। तो मेरे को एक वो स्टडी करनी थी कि पता लगे कि कंपनी जब इतने इनपुट्स दे रही है तो क्या आउटपुट्स है। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट हुआ था वो, काफी अच्छा आउटकम निकल के आया था, एंड जूरी एक्चुअली वेंट वेरी वेल। निकोबार इज एक्चुअली, मैंने जैसे पहले भी बताया, इट्स अ ब्रांड विच एक्चुअली फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, एंड स्टोरी टेलिंग ही जैसे जैसे मैं इस वीएम वाले डोमेन में एंटर होता गया, मुझे पता चला कि स्टोरी टेलिंग ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें यू कैन अनलीश योर क्रिएटिव स्किल्स टू द मोस्ट, एंड आप जितना बेस्ट सीख सकते हो वो यही एक एलिमेंट है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक सीजन में ही कम से कम 6 से 7 लॉन्च हो जाते हैं इधर। अच्छा, इधर निकोबार। तो इट्स लाइक कि एक महीने में 2 लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि ये एक डिजाइनर ब्रांड है। यहाँ पे बहुत क्यूरेटेड कलेक्शन आते हैं कस्टमर्स के लिए। काफी सारे लॉन्च होते हैं एक सीजन में। हर लॉन्च की अलग ही स्टोरी होती है, अलग इंस्पिरेशन, अलग थीम, अलग मूड बोर्ड, कलर बोर्ड, सब कुछ अलग आता है एकदम। और मैं 7-8 महीने में इतने लॉन्चेस देख चुका हूँ, इतने लॉन्चेस, और सारे अलग अलग टाइप के। कहीं पे हम हैंड वीव या ब्लॉक प्रिंटिंग है, इन सब टेक्निक्स को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं पे हम एकदम डिफरेंट गोवा कल्चर, पॉप कल्चर, रेट्रो कल्चर, उसके जो इंस्पायर्ड क्लोथ्स होते हैं हमारे हिपी कल्चर वाले, उसका हम कलेक्शन लॉन्च और डिस्प्ले कर रहे हैं। ये कलेक्शन आने वाला है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है, इसमें हम क्या क्रिएटिव इनपुट्स दे सकते हैं, इसको क्या अलग से कर सकते हैं। या फिर बीच में कोई मेंबरशिप प्लान, मेंबरशिप प्रोग्राम है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको हम कैसे एक लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं सिर्फ कम्युनिकेशंस के थ्रू। तो हमारे काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं इसमें। तो स्टार्टअप में आपको एक्चुअली में जितना सीखने को मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि
आप किसी एक एस्टेब्लिश्ड या वेल नोन ब्रांड में जाओगे, वहां पर रोल फिक्स्ड होता है. हाँ, बट वो एक्सपेरिमेंट भी इतना नहीं में करते. यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू डू क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और आपको दूसरे डिपार्टमेंट से भी आप इंटरकनेक्टेड रहते हो, तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है. मैं अगर किसी और फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और ब्रांड में होता, तो वेंडर मैनेजमेंट, सोर्सिंग, ये सब हमारा काम नहीं था, क्योंकि इसकी अलग टीम होती है, वो लोग करते हैं. बट यहाँ पे एक ही टीम सारा काम देखती है, तो आपको हर एक डोमेन की एक बेसिक नॉलेज मिल जाती है, और आप जिस डोमेन में उसके, तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज मिल ही रही है, आप उसमें तो एडवांस हो ही रहे हो. वो तो चीज अच्छी है. कंप्लीटली एज अ करियर वाइज ये बोलूं कि मतलब तूने एक जो रिस्क लिया था, यू आर हैप्पी, यू आर लाइकिंग द थिंग जो तेरे साथ अभी तक ट्रेजेक्टरी हुई है और आगे भी there's a हाँ, मतलब I will say yes, it was worth taking the risk, because where I am right now, I am happy that I am into a creative side of a job. I'm doing a creative job. I am not doing a regular 9 to 5 job, just sitting on my desk and attending Zoom meetings, Google meetings, and just my fingers are going like this on laptop and just working on Excel and doing pivot tables and all those things. So वो तो I'm नहीं very कर happy सकते. हाँ, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में हर रोज एक नया चैलेंज होता है यार. हर रोज एक नई चीज, आपके एक नई प्रॉब्लम के साथ, मैं चैलेंज के साथ एक प्रॉब्लम ही बोलूंगा, वो प्रॉब्लम ही आपके लिए चैलेंज होता है. तो उसके साथ ही आपका दिन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार इसको कैसे बीट करना है. तो वहाँ आप अपने क्रिएटिव एंगल, साथ में कमर्शियल एस्पेक्ट को तो रखना ही होता है दिमाग में. सिर्फ क्रिएटिविटी काम नहीं करती, क्रिएटिव प्लस कमर्शियल होना ही चाहिए वो. तो वो एक चीज से आज मैं एक्चुअली में सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, इस कोर्स से मुझे जैसे स्टार्टिंग से क्रिएटिव साइड में जाना था, तो मुझे वो जाने का चांस मिला. सो या नाइस नाइस. सो बेसिकली क्रिएटिविटी का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिस्क टेकिंग. क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू ट्राई आउट समथिंग एंड लेट्स मी सी इफ इट विल आई विल सक्सीड और फेल. वो बनेगा कि नहीं बनेगा, बिकॉज जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो उसके साथ एक अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई होती है कि वो चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, मुझे खुद पर्सनली मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा. तो ओवरऑल ये एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है उसके साथ. और क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ये बात बनी हुई है कि ना आपको एक फिक्स पैटर्न दे देते हैं स्टार्टिंग से, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ पे चलने को बोलते हैं, तो रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप रूल्स ब्रेक करते हो. तो रिस्क टेकिंग, तो क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली रिस्क टेकिंग बट ऑल्सो ब्रेकिंग रूल्स ऑफ द सोसाइटी. एंड देन व्हेन यू टेक रिस्क, ऑफ कोर्स उसके साथ फेलियर का एलिमेंट इन्वॉल्व रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फेल हो सकते हो. तो you have to get to used to, as a creative person you have to get to used to कि हाँ there will be small failures and I have to overcome that and I have to keep continuing my project. So creativity एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें आर्टिस्ट एक कैटेगरी है, कोडर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब लोग जब अपनी फील्ड के अंदर कुछ नया करते हैं, बाउंड्रीज पुश करते हैं, रिस्क लेते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली उस फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं. So creativity means a curious mind taking risks. And that, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते. तो तेरे केस में जब मैंने तेरी अपनी पूरी बात हुई, मैंने तेरी पूरी स्टोरी सुनी, था लाइक कि नमन हैज बीन टेकिंग रिस्क थ्रू आउट हिज लाइफ टिल नाउ, स्पेशली इन प्रोफेशनल जर्नी. पर्सनल जर्नी में और भी होगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज जब तू डांस करता था तब भी हम बहुत सारे क्रिएटिव चैलेंजेस, क्रिएटिव रिस्क लेते थे कि अच्छा ऐसा मिक्स करते हैं, इस गाने को इसके साथ मिक्स कर देते हैं, इस गाने के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टाइल दूसरी कर देते हैं जो नहीं होती कभी भी. एंड यू हैव डन दैट. उसके बाद नॉट ओनली, सबसे बड़ी चीज जो करियर की बात थी कि एमबीए एक कन्वेंशनल करियर था, पता था कि उसके बाद क्या होता है, आपको आगे पीछे का सारी बात पता है, लेकिन फिर भी तूने 2 महीने पहले अपना ट्रेजेक्टरी चेंज किया और बोला कि मैं कुछ और करूंगा. यू फॉलोड योर क्यूरियोसिटी एंड यू शिफ्टेड टू अनदर करियर. विजुअल मर्चेंडाइजिंग में तो रिस्क ले रहा है. तूने जो अपना ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट किया वो पहले किसी ने नहीं किया था, तूने एक नया प्रोजेक्ट लिया. So I have been seeing you throughout the time that you have been a constant risk taker, and that's the basis of your creativity. I personally think creativity का अगर synonym होगा तो risk taking ही होगा, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता. Creativity is like आप कुछ unconventional, कुछ untapped, कुछ नया लेके आ रहे हो, वो चीज है ही नहीं ऑलरेडी. अब वो चीज है ही नहीं ऑलरेडी, तो आप उसको कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो है ही नहीं. किस चीज से कंपेयर होगी? या तो वो अच्छी होगी या वो चीज बुरी होगी, 2 ही ऑप्शन है. अगर वो हमेशा ही अच्छी होगी
तो आप भगवान हो फिर, वो कोई हो नहीं सकता, तो वो बुरी तो होगी, उसको बुरा होना ही पड़ेगा। अगर वो बुरी नहीं होगी तो आप क्रिटिसिज्म कैसे फेस करोगे? और क्रिटिसिज्म ही मेरे हिसाब से आपके अंदर जो बेस्ट है उसको निकालता है। फीडबैक, राइट काइंड ऑफ फीडबैक। एग्जैक्टली, जो फीडबैक आता है, आपने कहा मिस्टेक्स करी हैं, योर मिस्टेक्स आर योर बिगेस्ट टीचर्स। उनसे जो आपको जितना सिखाते हो उतना कोई नहीं सिखाता। मैं जब मैं आया था पहली बार, मुझे आशुतोष राणा मिले थे, हमने चैनल वी में एक शूट करी थी, आई इंटरव्यूड हिम एंड वी गॉट ऑन रियली वेल एंड आई हैड एट दैट टाइम डन वन टीवी शो कॉल्ड कमजोर कड़ी कौन विद व्हिच रेणुका शाहने वाज ऑन। मैं उनसे मिला, वी रियली हिट इट ऑफ एंड ही सेड अरे तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम मेरा फोन नंबर लो और तुम घर पे आना। तो लैंडलाइन का नंबर दिया उन्होंने, मेरे पास भी लैंडलाइन थी, तो मैंने लैंडलाइन पे फोन किया, आंसरिंग मशीन पे गया, उनकी आंसरिंग मशीन जब मैसेज जो होता है ना कि प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर आई कॉल यू बैक, उनका ये था मैसेज, उड़ान भरने के लिए छलांग लगाना जरूरी है, आप संदेशा छोड़िए, मैं अवश्य संपर्क स्थापित करूंगा। Oh wow. This is a thought for the day in a fucking answering machine, dude. Amazing, huh? Yeah. That line is so amazing that how will you fly if you don't take the leap of faith? राइट अब कई लोग ना डर जाते हैं कि मैं गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। आपके सपने टूटना और आपकी हड्डियां टूटना दो अलग चीज है। सपने आपके जो टूटेंगे अगर, तो उससे आपको नॉलेज आएगी, आप सीखोगे, पर्सपेक्टिव आएगा, देन यू मे बी पिक अप एंड डू समथिंग एल्स। पर अगर आप लगाओगे नहीं, अगर आप एज पे ही खड़े रहोगे, देन यू आर ऑन लुकिंग। नो, आई हैव डन दैट इन माय लाइफ फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है मैं हर चीज में सक्सीड हुआ हूँ, क्योंकि हमारी जितनी बातें हुई हैं उसमें मैंने अपनी सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि जिसमें मैं सक्सीड हुआ हूँ। बट मैं ये भी एग्जांपल दे देता हूँ, तो मेरी फाइनल जूरी थी, उसके अंदर आई रिमेम्बर 2-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जहां मैं अटका था। जब मेरे से जूरी ने पूछा था, वो मुझे उस टाइम वो क्लिक ही नहीं किया था। बट अगर आज अब मैं कहीं और जूरी दूंगा तो मुझे पता है कि मेरे को और कैसे अपने आप को बेटर प्रिपेयर करना है। तो आप रिस्क ले रहे हो, आप सक्सीड भी कर रहे हो, आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, हर चीज नहीं अच्छी लगती। एवरी डे इज नॉट सनशाइन एंड रेनबोस, यू हैव टू फेस थंडरस्टॉर्म्स। बेसिकली व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री यू हैव टू फेस थंडरस्टॉर्म्स। तो ये तो देखो पैरेलली चलेगा। अगर क्रिएटिविटी या क्रिएटिव साइड में काम करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं हो सकता। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस सो ऑनेस्टली। बहुत मजा आया करके, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मतलब वन ऑफ द कन्वर्सेशन, thank you so much for actually considering me as an option for your for Pink City podcast and for telling your viewers, your people, my journey. So thank you so much, it was actually very fun. Thank you so much for whole experience. Thanks man. Most welcome, most welcome. Thank you so much for listening to this podcast. I hope this conversation with Naman helped you to understand the field of visual merchandising and the importance of taking risks in life. It is a battle fought within rather than with the world outside. This is the end of chapter 2. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और जहाँ भी आपने पॉडकास्ट कंज्यूम किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करो। I'll see you next week with chapter 3, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा how great artists are able to achieve that creative mental zone which you and I often struggle with.